एक बहुत ही बड़े घर की लड़की शिक्षिका बनी थी। वो शिक्षिका तो बनी ही थी, साथ में वो अब भी पीएचडी कर रही थी और उसका जो रिसर्च का टॉपिक था वो इस बात पर था कि कैसे एक वेश्या एक पूरे समाज को गंदा कर देती है। वो जिस गांव में ड्यूटी ज्वाइन करके शिक्षिका के रूप में आती है, उसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी, जिसके बारे में उस शिक्षिका को पता चलता है कि वो जो विधवा महिला है उसका गांव के बहुत सारे लड़कों से, बहुत सारे मर्दों से अनैतिक संबंध हैं। वो जो महिला है देह व्यापार कर रही है। ये बात जानते ही वो जो शिक्षिका थी उस गांव के जितने भी सभ्य आदमी, समझदार आदमी थे, सबसे मिलकर और सबसे कहती है कि इस समाज की अगर आप उन्नति चाहते हैं, इस समाज को आप अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इस समाज की जो गंदगी है उस देह व्यापार करने वाली महिला को इस गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। पंचायत जमा करके उस विधवा को, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो देह व्यापार करती है, उसको गांव से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसकी बहुत ही बेइज्जती करी जाती है। दोस्तों, वो जो विधवा महिला होती है गांव से निष्कासित तो हो जाती है, गांव से चली जाती है, दूसरे गांव में बस जाती है। वो जो शिक्षिका थी प्रत्येक दिन सुबह में घूमने जाया करती थी, टहलने जाया करती थी और उस विधवा महिला के वहाँ से जाने के कुछ महीने बाद ही कुछ मंचलों ने उस शिक्षिका को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती एकांत में ले गए और उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। उसी समय वहाँ पर वो विधवा महिला पहुँच जाती है और विधवा महिला जितने भी जो मर्द, जो लड़का उस शिक्षिका को पकड़कर उसकी इज्जत लूटना चाहते थे, उससे कहती है कि तुम जो काम इस शिक्षिका के साथ करना चाहते हो वो इसके साथ मत करो, इसकी इज्जत मत लूटो, वो तुम मेरे साथ कर लो, लेकिन इस शिक्षिका को जाने दो। दोस्तों, वो जो शिक्षिका होती है ये समझ नहीं पाती है कि जिसको मैंने इतनी बेइज्जती की, पूरे गांव में जिसको मैंने इतना जलील किया, गांव से बाहर निकलवा दिया, वो महिला मेरी सहायता क्यों कर रही है। दोस्तों, ये जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो पर ढेर सारा प्यार दिया, दुलार दिया, इसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो पर अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। बगैर टाइम लिए मैं सीधे कहानी पर आता हूं। एक निर्मला नाम की लड़की होती है जो बचपन से ही दिल्ली में रही, दिल्ली में पढ़ाई की और दिल्ली से ही पीएचडी कर रही थी। जिस समय वो पीएचडी कर रही थी उसी समय उसका सिलेक्शन हरियाणा के एक गांव के स्कूल में हो जाता है शिक्षिका के तौर पर। वो साथ में पीएचडी भी कर रही थी और वो शिक्षिका के रूप में अपना सेवा भी दे रही थी। और वो जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी वो टॉपिक ये था कि वेश्या का समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है। उसके मन में एक थिंकिंग बैठ गई थी, एक विचार बैठ गया था कि ये जो वेश्या है, जो वेश्यावृत्ति करने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, वो समाज के सबसे गंदे लोग हैं, वो समाज को सबसे ज़्यादा गंदे करते हैं। उसका मानना था कि ये जो वेश्याएं होती है कितनों के घर को तोड़ देती है, कितने पति पत्नी के बीच में तालाक तो सिर्फ इन देह व्यापार करने वाली महिलाओं के कारण हो जाता है। उसका मानना था कि ये जो देह व्यापार करने वाली महिलाएं होती है हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बर्बाद करते हैं, नौजवान है उसको बर्बाद करते हैं। समाज पर इसका इतना बुरा असर पड़ता है कि जो नए नए बच्चे होते हैं वो भी इनके चपेट में आ जाते हैं। इस तरीके के लोग के कारण समाज में एक हीन भावना पैदा होती है। जब वो गांव में शिक्षिका के रूप में आई, जो शिक्षिका थी उसका नाम निर्मला था और उसकी एज अभी 27-28 साल रही होगी। तो जब वो शिक्षिका बन के गाँव में आई तब उसे पता चलता है कि इस गांव में एक ऐसी महिला है जिसका इस गांव के बहुत सारे मर्दों से, बहुत सारे नौजवानों से संबंध है। बहुत सारे लोग हैं जो उसके घर आया जाया करते हैं। वैसे वो जो महिला थी, विधवा महिला थी जिसका नाम आरती था। लगभग उसका पति आज से 20 साल पहले मर चुका था। जब से उसका पति मरा था उसके कुछ दिन बाद से ही उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे कि उसका गैर मर्दों के साथ ताल्लुक है। ये बात जब शिक्षिका जानती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शिक्षिका जब इस गांव में ज्वाइन होकर आई थी तो वो इस सपने के साथ आई थी
कि मैं जहाँ भी काम करूँगी बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करूँगी। मैं जहाँ भी काम करूँगी, जहाँ भी पढ़ाऊँगी, वहाँ पर मैं एक ऐसे नस्ल को तैयार करूँगी जो देश का एक मजबूत कंधा बन सके। और इसीलिए वो जितने भी बच्चे थे बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाती थी और अपनी जिम्मेवारी को पूरे तरीके से निभाती थी। लेकिन उस आरती के बारे में सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ गया कि हो ना हो जिसको वो आज पढ़ा रही है, सींच रही है, थोड़ा सा जब वो बड़ा होगा और उस महिला के चंगुल में कहीं फंस जाएगा तो मेरा उसके पीछे किया हुआ इतना मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ये सारी बातें सोचकर वो एक फैसला करती है और फैसला ये करती है, वो उस गांव के जितने भी सभ्य लोग थे, समझदार लोग थे, सबसे मिलती है और सबसे ये समस्या बताती है कि आपके ही गांव में एक आरती नाम की महिला रहती है जिसका जो चरित्र है अच्छा नहीं है, जो देह व्यापार करती है, पैसा लेकर लोगों के साथ सोती है। इससे समाज के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आप लोग भी जान ही रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने हो रही है। आप लोग आंख मूंद कर, मौन होकर ये सब कुछ सह रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि इसका आपके भविष्य पर कितना असर पड़ेगा। निर्मला जो शिक्षिका थी, जो सारे लोगों से कह रही थी, उसके बात में दम तो था ही, सारे लोग उसकी बातों से राजी हो जाते हैं। फिर निर्मला शिक्षिका सबसे कहती है कि एक मीटिंग रखते हैं, एक पंचायत बैठाई जाए और उस पंचायत में उस देह व्यापार करने वाली आरती को भी बुलाया जाए। ऐसा ही किया जाता है। उस गांव के जितने भी समझदार लोग थे, सभ्य लोग थे, सबको जमा किया जाता है, आरती को भी बुलाया जाता है। उस पंचायत में जब आरती पहुंचती है तो सारे लोगों से पूछती है कि मुझे क्यों बुलाया गया है, बुलाने का उद्देश्य क्या है। तब जितने भी पंच थे वो निर्मला के तरफ, जो शिक्षिका थी उसके तरफ इशारा करके कहते हैं कि आप अपनी बात बताइए। तब निर्मला आरती से कहती है कि आपने इस समाज को गंदा करके रखा है, आपने बहला फुसला कर न सिर्फ मर्दों को अपने जाल में फंसा रखा है, जो नया नया लड़का अभी जवान हुआ है वो भी आपके चंगुल में फंसता जा रहा है। आप उन लड़कों को भी अपने चंगुल में फंसा रहे हो। आपको क्या पता है कि जो लोग आपके चंगुल में फंसे हुए होंगे उनका परिवार में किस तरीके से गुजारा होता होगा, आपके कारण उनके परिवार में कितना कलह होता होगा। फिर निर्मला सारे पंचों से कहती है कि सिर्फ एक महिला के चक्कर में पूरा समाज गंदा हो रहा है। इस महिला का रहन सहन, ये महिला जो भी करती है, कानों कान लगभग सबको पता है। आज जो बच्चा 10वां में पढ़ रहा है वो भी जब इस महिला के बारे में सुनता है तो उसका मन भी गंदा हो जाता है। तो ये गंदगी कौन फैला रहा है? यही तो फैला रही है। सिर्फ इस एक औरत के कारण ये पूरा समाज बदनाम है, ये पूरा समाज गंदा हो रखा है। अगर इस महिला को यहाँ से नहीं हटाया गया तो ये न जाने कितने मर्दों को, न जाने कितने जवान को और न जाने कितने किशोर को अपने इस गंदे जाल में फंसा लेगी। और इतना ही नहीं, इसका देखा देखी करने से न जाने इस गाँव की कितनी महिलाएं ऐसा करना शुरू कर देगी और उसके बाद इस गांव का भविष्य क्या होगा इसके बारे में आप लोग खुद सोच सकते हैं। जितने भी पंच थे वो सारे लोग, जो निर्मला शिक्षिका थी, इनके बातों को हामी भरते हैं और कहते कि हाँ ये बात सही है, कि इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। आरती को उस गांव से निष्कासित कर दिया जाता है और यह कहते हुए निष्कासित किया जाता है, एक तो तुम इस गाँव में कभी आओगी नहीं, तुम अपने घर पे आओगी नहीं, तुम्हें इस गाँव से बाहर रहना है। अगर फिर भी तुम्हें कभी अपने गांव में आना पड़ा कुछ दिनों के लिए किसी विशेष परिस्थिति में, तो तुम्हारे घर पे कोई भी गैर मर्द नहीं आना चाहिए। महिला को गांव से निष्कासित कर दिया जाता है और वो महिला गांव छोड़कर दूसरे गांव में बस जाती है। अब गांव में एक शांति का माहौल था। ये जो शिक्षिका थी इसको लगता था कि मैं जीत गई हूँ, मैं जो करना चाहती थी मैं कर पाई हूँ। उसको अपने ऊपर थोड़ा सा घमंड भी हो गया था। अब गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। जो भी लोग इसको देखते थे बहुत ही इज्जत के साथ देखते थे। वो शिक्षिका को रुतबा बढ़ गया था उसका, और स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर एक ऐसी भावना जग गई थी कि मैं एक समाज सेवी हूँ, मैंने इस समाज से एक गंदे चीज को उखाड़ फेंका है, एक गंदगी को समाज से बाहर किया है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी हम अपने आप को ज़्यादा समझदार बनाने के चक्कर में
ज़्यादा समझदार समझने के चक्कर में हम कई अहम चीज़ों को भूल जाते हैं, और वही गलती उस निर्मला नाम के शिक्षिका से हुई थी। निर्मला नाम के शिक्षिका को तो लगा कि मैं अपने समाज से एक गंदगी को बाहर फेंक दी तो हमारा समाज साफ हो गया, लेकिन वो ये भूल गई कि अगर वो एक गंदगी ही थी तो गंदगी को मिटाकर समाज साफ किया जाता है, न कि गंदगी को अपने समाज से उठाकर दूसरे समाज में फेंकने से। चलिए दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है, निर्मला प्रत्येक दिन वॉकिंग करने जाया करती थी, सुबह में टहलने जाया करती थी, और उसी गांव के कई सारे लड़कों के, कई सारे मर्दों के गंदी नज़र निर्मला के ऊपर थी, उस शिक्षिका के ऊपर थी। वो सारे लड़के, वो सारे मर्द इस बात के ताक में थे कि कभी ऐसा मौका मिले जिससे कि मैं अपने मंसूबे को पूरा कर सकूं, जो अपनी इच्छा है इसको पूरा कर सकूं। एक दिन की बात है कि प्रत्येक दिन की तरह उस दिन भी वो शिक्षिका, वो निर्मला वॉकिंग कर रही थी, और वो देखती है कि कुछ लड़के उसको फॉलो कर रहे हैं। प्रत्येक दिन तो लड़के घूमते ही थे, लेकिन उस दिन कुछ अजीब तरीके से लड़के उसका पीछा कर रहे थे। पहले तो उसको लगा कि ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन उसके फॉलो करने के तरीके से उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, भय था। ये और भी ज़्यादा तब बढ़ गया जब लड़कों के उस झुंड ने निर्मला को घेर लिया। निर्मला बोलती है कि आप लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हो? टोटल वहाँ पर लगभग 8-10 आदमी थे। एक प्लान के तहत निर्मला को वहाँ से उठाने वाले थे, और वैसा ही करते हैं। निर्मला के मुंह पर हाथ रखते हैं और निर्मला को उस मेन सड़क से उठाकर और जंगल की तरफ, मतलब खेत की तरफ ले जाते हैं, और एक अरहर के खेत में ले जाते। उस समय दोस्तों सुबह के 4:30-5 बज रहे थे। अरहर के खेत में उस शिक्षिका को ले जाने के बाद शिक्षिका चिल्लाना शुरू करती है। शिक्षिका बोलती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तो इस गाँव की शिक्षिका हूँ, मैं इस गाँव का भला करना चाहती हूँ, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो जितने भी वो जो झुंड था उस निर्मला को डराता है कि अगर तुमने हल्ला करने की कोशिश की तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगी। निर्मला एकदम चुप हो जाती है। अब निर्मला को लगने लगा था कि उसका जो इज्जत है लूट लिया जाएगा, उसका जो इज्जत है तार तार हो जाएगा, क्योंकि जितने भी लड़के थे अपना कपड़ा खोलना शुरू कर दिए थे और निर्मला को भी निर्वस्त्र कर दिए थे। निर्मला के शरीर पर एक भी कपड़ा उस समय नहीं बचा। अब निर्मला की इज्जत लूटने ही वाली थी। इसी समय पीछे से एक आवाज़ आती है कि कौन है रे? जितने भी वहाँ पर लोग थे एकदम सकपका जाते हैं, क्योंकि उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पर कोई और दूसरा आदमी भी आ सकता है। लेकिन जो ही वो जो झुंड था पीछे घूमकर देखता है तो देखता है कि वो वही विधवा महिला है आरती, जो देह व्यापार में संलिप्त थी। वो शिक्षिका भी जब आरती को देखती है तो शिक्षिका को तो ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे उस दिन की बेइज्जती का आज बदला ले रही है। ये सारे जो लोग हैं ये इसके ही आदमी हैं, और मेरे साथ यही ये सब कुछ करवा रही है। ये सब बात वो मन ही मन सोच रही थी। इसी बीच में वो आरती उन सारे मर्दों से कहती है, लड़कों से कहती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ऐसा दुर्व्यवहार एक शरीफ लड़की के साथ क्यों कर रहे हो? ये एक शरीफ लड़की है, इस गांव का भला करना चाहती है, और तुम ऐसा करके अपने आप के साथ साथ इसके ज़िंदगी को भी तबाह कर रहे हो। जब किसी लड़की का इज्जत चला जाता है तो वो जीते जी घुट घुट कर मरती है। तुम क्यों ऐसा इसके साथ कर रहे हो? तुम्हें अपने शरीर को, तुम्हें अपने वासना को अगर शांत करना ही है तो इस लड़की को छोड़ दो। तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो, तुम जितने भी हो और जैसे भी करना चाहो मेरे साथ करो, और इस काम के लिए मैं तुमसे एक पैसे भी नहीं लूँगी। आरती की बात सुनकर जितने भी वहाँ पर मर्द, जितने भी लड़के थे, शिक्षिका को छोड़ देते हैं। शिक्षिका अब भी निर्वस्त्र नहीं थी। आरती उससे कहती है कि आप कपड़ा पहन लो। शिक्षिका कपड़ा पहन लेती है और फिर कहती है कि आप यहीं बैठी रहो, आप देखती रहो कि मेरे साथ क्या क्या होता है। जितने भी वो लड़के थे, जितने भी वो आदमी थे, उस आरती पर टूट पड़ते हैं। सब अपना वासना शांत करके चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। ये सारा दृश्य वो जो निर्मला थी अपनी आंखों से देख रही थी। शिक्षिका एकदम मौन थी और वो आरती के बारे में सोच रही थी कि मैंने इसके बारे में क्या सोचा और ये क्या निकली। अगर ये आज समय पर नहीं आती तो मेरी इज्जत नहीं बचती। हो सकता है कि वो लोग मेरी जान भी ले लेते।
मैं तो ये समझ रही थी कि ये मुझसे बदला लेना चाहती है, लेकिन इसने जो आज किया मैं इसका एहसान कभी नहीं मिटा सकती। अब तक तो शिक्षिका यही सोच रही थी, लेकिन अब आरती ने जो बोलना शुरू किया, इससे उस शिक्षिका के होश उड़ गए, सोचने का तरीका बदल गया, दुनिया का नज़रिया बदल गया, और उस शिक्षिका का जो नॉलेज था, ज्ञान था, धरा का धरा रह गया। आरती कहती है उस शिक्षिका से कि पता है, आज तुम्हारे इस इज्जत के साथ खेलने वाले, आज तुम्हारे इज्जत को ये लूटने वाले थे, कौन थे ये? एक मजबूर आदमी। अपने आप को इन लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन अंत में क्या हुआ? हार गए और मजबूर होकर एक रास्ता अपनाया, और वो रास्ता इतना विभत्स था कि ये रास्ता तुम्हारी इज्जत लूटने तक पहुंच सकता था। जब तक इन लोगों के मन में वासना थी, कैसे जानवर बने हुए थे, कैसे तुम्हें नोचने को तैयार थे, लेकिन जो ही इनकी वासना शांत हुई, कैसे एकदम चुपके से निकल गए। दिन भर ये मोबाइल में, फोटो में, फिल्मों के माध्यम से गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, ना चाहते हुए भी इन तक वो वासना को बढ़ाने वाली, वासना की आग जलाने वाली चीज़ें पहुंचती रहती है। और वासना अगर एक बार जग जाए तो ये तब तक बुझ नहीं सकती, तब तक शांत नहीं हो सकती, जब तक कि इसकी पूर्ति न की जाए। जिस वेश्या को तुम गंदा कहती हो, जिस वेश्या को तुम गंदा समझती हो, वो वेश्या गंदा नहीं होती, बल्कि इन जैसे लोगों के मन की वासना की गंदगी को अपने में साफ करती है। तुमने पंचायत में मुझसे कहा था कि मेरे कारण समाज में एक गलत संदेश जाता है, जिसका समाज के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। मैं तो जहां भी जाती हूँ पूरे कपड़ों के साथ जाती हूँ, मेरा गंदा असर पड़ेगा। तुम छोटा कपड़ा पहनकर वॉकिंग करने आती हो, इससे गंदा असर नहीं पहुंचता? इससे बच्चों के मन में, जवानों के मन में, मर्दों के मन में वासना नहीं जगती होगी? तुम क्या करती हो? क्या तुम गंदगी नहीं फैलाती? तुम जो गंदगी फैलाती हो अपने दृश्य के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, उस गंदगी को साफ करती है एक वेश्या। एक समाज की हमेशा गलती रही है कि वो उसी को गंदा समझता है जो उस समाज की गंदगी को साफ करता है। जब किसी का बाल बढ़ जाता है, दाढ़ी मूछें बढ़ जाती है, तो वो बहुत ही गंदा दिखता है, तब उसको एक नाई की ज़रूरत होती है। वो नाई जब उसके बाल को, उसके दाढ़ी मूछ की सफाई करता है, गंदगी दूर करता है, तब वो आदमी चमकने लगता है, और समाज उसी नाई को गंदे नज़रों से देखता है, नीच समझता है। एक जानवर जब मर जाता है तो उसको अगर एक चर्मकार हमारे दरवाजे से लेकर ना जाए तो वो जानवर वहाँ ही पड़ा रह जाएगा, उससे बीमारियाँ फैलेगी। एक चर्मकार आता है, उसको वहाँ से उसके अपने जगह पर ले जाता है, उससे चमड़ा निकालता है, समाज को साफ करता है। और हम क्या करते हैं, ये समाज क्या करता है कि जिस चर्मकार ने इस समाज की गंदगी को साफ किया, ये समाज उसी चर्मकार को गंदा मान लेता है, नीच मान लेता है। पहले के ज़माने में भी लेटरिन साफ करने के लिए लोगों को बुलाया जाता था। अगर वो साफ ना करे तो वो गंदगी वहीं पर रहे। मेहतर आके साफ कर जाता है, आपके समाज को साफ कर जाता है, और आप उसी मेहतर को गंदा समझने लगे, आप उसी को नीच समझने लगे। यही इस समाज की सबसे बड़ी गलती है। समाज को गंदा कौन कर रहा है? समाज में गंदगी फैलाने वाला, या फिर समाज की गंदगी को साफ करने वाला? जो हीरो हीरोइन छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऐसे ऐसे दृश्य दिखा जाते हैं, जिसको अगर कोई भी देख ले तो उसके मन में वासना जग ही जाए, और अगर वासना जग गई तो उस वासना की तृप्ति के लिए उसको देखने वाला कुछ भी कर सकता है। अगर एक वेश्या उसके वासना को तृप्त करने का साधन बनती है, तो वो समाज को साफ करने में अपना योगदान दे रही है, या उस समाज को गंदा कर रही है। आज जो तुम्हारे साथ भी हुआ, इसके पीछे मेन कारण यही है। कला के नाम पर जो गंदगी फैलाते हो, उस गंदगी को साफ कौन करता है? एक वेश्या। पिछले 15 साल से उस गांव में एक भी इज्जत नहीं लूटी गई, किसी के साथ छेड़खानी नहीं की गई, लेकिन मेरे हटते ही तुम्हारे साथ छेड़खानी हो गई, तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की गई। पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों के मन में जो वासना की गंदगी जमा थी, इसको ये लोग निकाल नहीं पाए, और उस गंदगी को निकालने का जरिया बनती है एक वेश्या, एक देह व्यापार करने वाली महिला।
आरती की इतनी गहरी बात जब वो शिक्षिका सुनती है तो उसके आंखों के आगे लगा हुआ जो एक पर्दा था वो फट जाता है। वो जो शिक्षिका थी अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार और बहुत ही समाजशास्त्री मानती थी, लेकिन उसे लगने लगा था कि मैं इस आरती के तुलना में समाज के बारे में कितना कम जानती हूँ। ये कितनी गहराई तक इस समाज को जानती है, ये अवचेतन मन की भावनाओं को कितनी गहराई से समझती है। उसके बाद वो आरती फिर से कहती है उस शिक्षिका से कि अगर तुम ये सोचती हो कि वेश्या अपनी शरीर की ज़रूरत पूरा करने के लिए वेश्यावृत्ति करती है तो तुम गलत हो, क्योंकि अगर वो शरीर की ज़रूरत पूरा करने के लिए करती तो उसका तो 1 या 2 मर्द से ही शरीर की ज़रूरत पूरा हो जाएगी। उसके बाद वो क्यों 10 से 15 मर्दों के साथ सोती है? वो इसीलिए जिससे कि वो 10 से 15 लोगों के मन की गंदगी को दूर हटा सके, जिससे कि किसी भी लड़की के साथ, किसी भी औरत के साथ अत्याचार, अनाचार न हो। तुम अगर यह सोचती हो कि एक देह व्यापार करने वाली महिला सिर्फ पैसा के लिए ऐसा करती है तो फिर भी तुम गलत हो, क्योंकि सिर्फ पैसा के लिए नहीं करती। पैसा लेना तो इस चीज़ के ऊपर लगाई गई एक मर्यादा है कि अगर पैसा नहीं लिया जाएगा तो जिसके भी मन में थोड़ा भी वासना की आग जगेगी वो हमारे पास दौड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पैसा लेती हूँ तो वैसे लोगों में एक आत्मसंयम भी जगता है कि पहले तो वो अपने आप को रोकने की, अपने वासना को शांत करने की, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। उनको मेरे पास आकर वासना शांत करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ये पैसा इसीलिए लिया जाता है जिससे कि वो अपने आप को आत्मसंयमी भी बना सके। लेकिन जब उनसे ये आत्मसंयम नहीं होता है फिर वो मेरे पास आ सकते हैं। वेश्या किसी समाज को गंदा नहीं करती, वेश्या समाज की गंदगी को दूर करती है। और अंत में जो बात कहते हुए वो आरती जाती है वो बात वो शिक्षिका जीवन भर भूल नहीं पाती। आरती उस शिक्षिका से कहती है कि गंगा गंदगी धोती है, गंगा पवित्र है, गंगा को अपवित्र, गंगा को गंदा समझने की भूल कभी मत करना। और ये कहते हुए वो जो वेश्या, वो जो देह व्यापार करने वाली आरती होती है वहाँ से चली जाती है और मूक होकर, मौन होकर वो शिक्षिका आरती को देखती रह जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया इस कहानी पर अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपने मेरी पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया था, इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ सहयोग राशि भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, नहीं भी भेजेंगे तो कोई बात नहीं। चलिए, आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।